हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डॉन सीरीज के फोर्थ एंड फाइनल पार्ट द मिडनाइट विस्पर्स के बारे में। इस पार्ट की शुरुआत होती है क्रिस्टी के 16th बर्थडे से और डॉन का बेटा जेफरसन, जिसके आने की खबर हमें पिछले एपिसोड में मिली थी, वो भी अभी 10 साल का हो चुका है। काफी कुछ बदल चुका है डॉन की जिंदगी में, बट लकीली कुछ भी बुरा नहीं हुआ, एटलीस्ट अभी तक तो नहीं। डॉन ने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसे जो कुछ नहीं मिला था अपनी जिंदगी में, सब कुछ दिया है उन्हें, साथ में अच्छे संस्कार भी, जो कटलर्स कोफ में और किसी भी बच्चे को नहीं मिला। डॉन ने हमेशा कोशिश किया है उन्हें अपने अतीत के काले साए से दूर रखने की। क्रिस्टी को तो अपने असली पिता का नाम तक नहीं पता था, लेकिन उसके 16 जन्मदिन पर जब डॉन को एहसास हो जाता है कि अभी उसकी बेटी बड़ी हो चुकी है, चीजों को समझने की काबिलियत है उसमें, तो वो खुद से ही उसे सब कुछ बता देती है। अपने जीवन के सारे काले पन्ने खोलकर रख देती है उसके सामने, अपनी सारी प्रॉब्लम्स और उनका सलूशन भी। ऑलरेडी अपने आसपास के लोगों से बहुत सारे रूमर सुना है क्रिस्टी ने, मगर पूरा सच तो उसे सिर्फ डॉन ही बता सकती थी, जो उसके लिए जानना जरूरी भी था। नहीं तो उसके दिल में अपने पेरेंट्स को लेकर हमेशा ही एक गलत इंप्रेशन रह जाता, जो डॉन बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। उसे भी पता था कि उसके रगों में कटलर्स कोफ का खून बह रहा है, तो इस परिवार के बाकी लेडीज की तरह उसकी लाइफ भी बहुत आसान नहीं होने वाली। ये कर्ज उनके फैमिली लाइन से जुड़ा है, किसी न किसी मोड़ पे क्रिस्टी को भी भुगतना पड़ेगा ही। तब शायद उसके यही लाइफ लेसन उसके काम आ जाए। उसकी सारी बातें क्रिस्टी समझ तो नहीं पाती, मगर अपने फैमिली के कुछ हरकतें उसे भी हैरान करते हैं। जैसे उसके अंकल फिलिप, वो अभी भी कटलर्स कोव में ही रहता है। उसके दोनों बच्चे ऑलमोस्ट जेफरसन के एज के हो चुके हैं, मगर अभी भी उसकी आदतें बिल्कुल भी नहीं बदली। अभी भी मौका मिलते ही डॉन पर झपट पड़ता है वो। इवन उसने तो होटल के बेसमेंट में उसका एक श्राइन भी तैयार किया है, जहां उसके पुरानी फोटो से लेकर उसके इनर वेयर्स तक सब कुछ मौजूद है। उसी में अपने डॉन को पाने की कोशिश करता है वो। और उसकी पत्नी, बेटी, सब कुछ अपने आंखों के सामने देखकर भी कुछ नहीं कर पाती। अपने पति को रोकने की हिम्मत नहीं है उसमें, ना उसके पैसों को छोड़कर जाने की औकात। तो बर्थडे के शाम जब सभी पार्टी को एंजॉय कर रहे थे और उसका पति ड्रंक होकर डॉन के साथ डांस करने की जिद कर रहा था, तो बेटी उससे चाबी चुराकर बेसमेंट के उस कमरे में जाकर सब कुछ तबाह कर देती है। उस रात तो फिलिप को कुछ पता नहीं चलता, मगर नेक्स्ट डे सब कुछ देखकर गुस्से में पागल हो जाता है वो। बेटी पर हाथ भी उठाता है, मगर उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसे मारने की या घर से भगाने की हिम्मत नहीं थी उसमें। उस तरफ इस सबसे अनजान डॉन और जिमी अपने जिंदगी के एक और सुहाने दिन की शुरुआत कर रहे थे। ऐसे में अचानक ही उन्हें होटल से कॉल आता है कि बॉयलर में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो जिमी डिसाइड करता है कि वो खुद ही जाकर चेक करेगा, क्योंकि इतनी जल्दी तो कोई मैकेनिक मिलने से रहा। ये सब वो पहले भी कर चुका था, मगर उसे कोई आइडिया नहीं था कि आज का दिन ही उसके जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। इसी कटलर कोफ और उसके कर्ज के कारण ही जान जाने वाली है उसकी। एक्चुअली उस दिन जब वो बेसमेंट में जा पहुंचता है, उसे फिलिप देख लेता है और उसे देखते ही उसका गुस्सा दुगना हो जाता है। उसे याद आ जाता है इसी ने छीना है उसके डॉन को उससे। इवन कल रात भी यही बार बार उसके और डॉन के बीच आ रहा था। इससे फिलिप और खुद को संभाल नहीं पाता। गुस्से में पागल होकर वो अचानक ही एक हथौड़े से वार कर देता है जिमी पर। उसे जख्मी हालत में लॉक करके भाग जाता है वहां से, मगर इस चक्कर में गलती से उससे गैस का नॉब लूज हो जाता है। उस पर उसका ध्यान ही नहीं जाता। उधर बेटी भी ये सब कुछ होते हुए देखती है, मगर कुछ नहीं करती। जिमी को वहां छोड़कर खुद भी चुपचाप निकल जाती है वहां से। इसके ठीक कुछ देर बाद ही डॉना पहुंचती है होटल में और कुछ स्टाफ उसे इन्फॉर्म करती है गैस लीकेज के बारे में। वो इमीडिएटली सभी को होटल से निकल जाने के लिए कहती है और खुद भागती है बेसमेंट में जिमी को ढूंढने। उसके बुलाने पर जिमी अपनी आंखें तो खोलता है, मगर उसे लेकर होटल से बाहर निकल नहीं पाती डॉन, ना उसे अकेला छोड़कर कहीं जाती है, जबकि उसे पता था होटल में कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। फिर भी एज द रिजल्ट आग लगने पर दोनों ही एक साथ मौत को गले लगा लेते हैं। जीवन के उस पार भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। जब तक क्रिस्टी को खबर मिलती है और वो अपने भाई को लेकर होटल आ पहुंचती है, तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। जलकर राख हो चुका था पूरा कटलर्स कोफ, उसके पेरेंट्स और उसका फ्यूचर भी। अनाथ हो चुकी थी वो। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था इसके बाद वो क्या करे, कैसे मैनेज कर पाएगी वो सब कुछ। अगर इस समय उसका अपना कोई था तो ब्रॉन्सन और गेविन। ब्रॉन्सन मतलब लॉरा का हस्बैंड,
भले ही वो डॉन का बायोलॉजिकल फादर नहीं था, मगर फिर भी हमेशा सपोर्ट करता था उसे। इवन लॉरा के मौत के बाद भी उनका कांटेक्ट नहीं टूटा। दूसरी तरफ गेविन क्रिस्टी का बॉयफ्रेंड था, मगर इस फैमिली से रिलेटेड भी था। वो जिमी का स्टेप ब्रदर था, ऑरमैन का दूसरा बेटा। जेल से आजाद होने के बाद ऑरमैन ने फिर से शादी करी थी और उसी से गेविन का जन्म हुआ था। वो जिमी और फर्न से रिलेटेड तो था, इसीलिए बचपन से ही उसके इस घर में आना जाना लगा रहता था, मगर क्रिस्टी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं था वो, इसीलिए उनके रिश्ते में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। क्रिस्टी के ऐसे समय बहुत मदद करता है वो, उसका मेंटली बहुत सपोर्ट करता है। मगर फर्न पता नहीं क्यों शुरू से ही क्रिस्टी से जेलस थी वो, और समय के साथ साथ उसकी जेलसी बढ़ती ही गई। उसके नेचर और हैबिट्स के कारण जिमी से उसका रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिका, लेकिन वो ये बात कभी समझ ही नहीं पाई, उल्टा उन्हें ही कोसती रही। उसके मन में हमेशा ही नफरत पलती रही उनके खिलाफ। इवन अपने भाई के मौत पर भी कोई दुख नहीं हुआ उसे, तभी तो उसके फ्यूनरल के दिन भी वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मस्ती मजाक करने में ही बिजी रही। जाते जाते वो क्रिस्टी को टॉन्ट मारना भी नहीं भूली कि उसे ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, आखिर उसके माँ ने उसके लिए इतना कुछ छोड़कर जो गई है। लेकिन उसके भाई ने उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, दुखी तो उसे होना चाहिए। मतलब उसके लिए जिमी का वैल्यू बस उतना ही था। डॉन तो कभी कभी उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाती है, आखिर इंसान कितना गिर सकता है। मगर उसे पता नहीं था कि फर्न अकेली ऐसी नहीं है, अभी तो और भी लोगों का मास्क उतरना बाकी था। डॉन एंड जिमी के फ्यूनरल के दिन ही क्रिस्टी को पता चलता है कि उसके अंकल फिलिप और आंट बेटी को उनकी कस्टडी मिली है। वो लोग कल ही इस घर में शिफ्ट कर रहे हैं। अब वो लोग कितना ही क्यों ना कह ले कि वो लोग बस बच्चों का टेक केयर करना चाहते हैं, आउट ऑफ कर्टेसी वो लोग ये सब कर रहे हैं, मगर क्रिस्टी असलियत जानती थी। उसे पता था बेटी ने कभी उसके माँ को पसंद ही नहीं किया, न कभी उनसे प्यार किया है, तो उनके भलाई के बारे में सोचने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ये बस उनकी लालच है। वो डॉन की जगह लेना चाहती है, वो सब कुछ पाना चाहती है जो कभी डॉन का था। उसके पति ने हमेशा उसे डॉन की सब्स्टिट्यूट माना है, तो अभी उसके एब्सेंस में वो सच में उसकी जगह लेना चाहती थी। उसके जीते जी तो वो कुछ नहीं कर पाई, तो उसके मरने के बाद बेटी ऐसे ही उससे बदला लेना चाहती है। सब कुछ समझ पा रही थी क्रिस्टी, मगर चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाती, न अपने मर्जी से ब्रॉन्सन को अपना गार्डियन चुन पाती है। उसे कुछ पूछे बिना ही सारे डिसीजंस जो फाइनल हो चुके थे। घर में आते ही सबसे पहले बेटी डॉन के चीजों पर हक जमाती है, उसके ज्वेलरी, कपड़े, सब कुछ अपने पास रख लेती है और उसके बच्चों को जितना हो सके कॉर्नर करने की कोशिश करती है। वो उनसे उनका सब कुछ छीन लिया जाता है, फ्रीडम भी। उनके पुराने चीजें जिसे डॉन ने संभाल कर रखी थी यादों के तौर पर, उन्हें भी फेंक दिया जाता है। उन पर कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, उन्हें घर से बाहर निकलने से मना किया जाता है और उन्हें फोर्स किया जाता है उनके साथ उनकी तरह रहने के लिए, ऐसे भी ये उनका घर हो। बेटी क्रिस्टी को बोर्डिंग स्कूल भेज देना चाहती थी, मगर उसे पता था कि अगर वो जेफरसन को इनके हाथ सौंप दे तो ये लोग उसे नौकर की तरह रखेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा उसे, शायद जिंदा रहने का मौका भी ना मिले। ये वो कैसे होने दे सकती है। मगर धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि ज्यादा दिन इस घर में रहना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। फिलिप की गंदी नजर पड़ने लगी थी उस पर। ऑलरेडी काफी बीमार पड़ चुका था वो, अपने पिता रैंडल्फ की तरह उसे भी मेंटल इश्यूज होने लगे थे। वो क्रिस्टी को डॉन समझने लगा था और एक रात नशे में चूर होकर वो क्रिस्टी पर भी हमला कर देता है, अपने हवस का शिकार बनाने की कोशिश करता है उसे। क्रिस्टी के चीखों से उसकी बीवी भी जाग जाती है, मगर वो कुछ नहीं करती, हमेशा की तरह। बेचारी क्रिस्टी बहुत मुश्किल से खुद को छुड़ाती है और जैसे तैसे वॉशरूम में जाकर छुप जाती है। अगले कई घंटों तक छुपी रहती है वहां, जब तक फिलिप की चीखें बंद ना हो जाए। फाइनली जब उसे यकीन हो जाता है कि वो सेफ है, तब वो दबे पांव बाहर निकलती है, जेफरसन को लेती है, उसका कुछ सामान पैक करती है और फिर घर से भाग निकलती है। ब्रॉन्सन शहर में नहीं था, हड़बड़ी में उसे और किसी की याद नहीं आई, तो ऐसे में वो न्यूयॉर्क जाने की डिसाइड करती है, अपने बर्थ फादर माइकल सटन के पास। उसे लगा था वहां उसे शेल्टर जरूर मिलेगी, एटलीस्ट ब्रॉन्सन के लौटने तक वहां वो सेफ तो रहेगी। मगर वहां जाने पर उसकी पूरी सोच ही बदल जाती है। हम देखते हैं माइकल की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है, जैसे तैसे बहुत मुश्किल से दिन गुजारा हो रहा है उसका। तो ऐसे में जब खुद का ही कोई स्टेबल एड्रेस नहीं है तो वो अपने बेटी को कहाँ रखे। वो उल्टा उसे घर लौट जाने की सलाह देता है, जो क्रिस्टी के लिए पॉसिबल नहीं था। तो वो वहां से निकल आती है और एक कॉल करती है त्रिशा को। वो भी इसी शहर में रहती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो उस वक्त घर में नहीं थी। फाइनली बस एक ही ऑप्शन बचा था क्रिस्टी के पास, गेविन।
वो उसे परेशान करना नहीं चाहती थी, मगर उसे करना ही पड़ा। अभी बस वो ही उसका सहारा है। उसके पास और किसी को कॉल करने के पैसे नहीं थे, खाना नहीं था, ना रहने की कोई जगह थी। तो ऐसे में वो और क्या करती। फाइनली केविन के आने पर उसे थोड़ी सी राहत मिलती है। वो लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो मेडोज जाएंगे। उस जगह के बारे में फिलिप को नहीं पता। वहां जाने पर लूथर और शार्लेट उन्हें देखकर बहुत खुश तो होते हैं, मगर डॉन और जिमी के बारे में सुनकर उतना ही दुखी भी होते हैं। आखिर डॉन के साथ उनका रिश्ता काफी पुराना जो था। क्रिस्टी उन्हें अपने बारे में भी सब कुछ बताती है। उसके पेरेंट्स के मौत के बाद उन्हें क्या क्या सहना पड़ा है, सब कुछ। साथ में कुछ दिन यहाँ रहने की परमिशन भी मांग लेती है वो, जिस पर शार्लेट खुशी खुशी राजी हो जाती है। भला उसे क्या प्रॉब्लम होगी। मगर प्रॉब्लम तो असल में थी क्रिस्टी को। अपने घर से कितनी ही दूर क्यों ना आ जाए वो, फिलिप का डर उसे हर जगह चेस कर रहा था। मेडोज आकर पहली रात तो वो टेंशन में सो ही नहीं पाती। हर वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे खिड़की के बाहर से कोई झांक रहा है, कहीं अंकल फिलिप तो नहीं। कई बार तो टेंशन में चीखने चिल्लाने भी लग जाती है वो। फाइनली केविन को पूरी रात उसके पास बैठना पड़ता है, तब जाके नींद आती है उसे। और अगली सुबह उसे शार्लेट से पता चलता है कि कल रात सच में कोई आया था, होमर, उनके पड़ोसी का बेटा। कल काफी रात तक इस घर में लाइट्स ऑन थे ना, इसीलिए चेक करने आया था। डरने की कोई बात नहीं। मेडोज में रहते रहते क्रिस्टी को उस जगह के कुछ राज के बारे में पता चलता है। उसे इतना तो पता था कि उसके माँ ने यहीं पर उसे जन्म दिया था, मगर किस सिचुएशन में ये उसे पता नहीं था। वो सब शार्लेट से उसे जानने मिलता है। साथ में उसे लिलियन के बारे में भी कुछ बातें पता चलती है। जानने मिलता है उसका और विलियम कटलर की शादी असल में एक ट्रेड था। एक्चुअली सालों पहले उनके पिता कैप्टन बुथ और विलियम कटलर के बीच एक पोकर गेम का मैच हुआ था, जिसमें कैप्टन हार गए थे, तो उन्हें मेडोज के बदले अपनी बेटी देनी पड़ी थी विलियम को। विलियम ने उससे शादी तो करी थी, मगर लिलियन और उसके बीच कभी कोई प्यार नहीं था। विलियम ने तो लिटरली खरीदा था लिलियन को, उसके मर्जी के बिना ही। ना उसके पिता ने कभी उसका मान दिया, ना पति ने। तो आगे जाकर अपनी मेहनत और सैक्रिफाइसेस से ही लिलियन ने खुद अपनी इज्जत कमाई। शायद इसके कारण इतनी रूठ थी वो। ताकत और सम्मान की इतनी भूख थी उनके अंदर। जो प्यार उन्हें कभी नहीं मिला, उन्हें हमेशा लगा डॉन उसी प्यार की निशानी है, तभी तो उससे इतनी नफरत करती थी। शार्लेट क्रिस्टी को वो कमरा भी दिखाती है जहां उसके माँ ने उसे जन्म दिया था। साथ में ये भी बताती है कि उस कमरे में उसे भी कुछ दिन बिताना पड़ा था जब वो प्रेग्नेंट थी। एमिली को लगता था उसके पेट में शैतान का बच्चा है, इसीलिए उसे रिपेंट करने की जरूरत है, पेनांस की जरूरत है उसे। शार्लेट ने कभी कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। 9 महीने तक बंद रही वो उस कमरे में, और उसके बाद एक हेल्दी बेबी को जन्म दिया उसने। मगर दूसरे दिन अचानक ही उसकी मौत हो गई। एमिली ने कहा वो सच में ही डेविल्स चाइल्ड है, उसके नेक पर एक डेविल्स मार्क है। ऐसे बच्चे का मर जाना ही सही है। इवन अपने बच्चे की लाश तक नहीं देख पाई शार्लेट। उसके बदले उसे एक बेबी डॉल दिया गया रूबी नाम से, अपनी बेटी की तरह पालने के लिए। तब से शार्लेट वही कर रही है। उससे बात करके क्रिस्टी समझ पाती है शार्लेट पूरी तरीके से हेल्दी नहीं है, कुछ हद तक मेंटली सिक है वो, मगर इससे उनके प्यार में कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। साथ में क्रिस्टी ये भी समझ चुकी थी कि ये उनका वीक पॉइंट है, इसीलिए उसने फिर कभी इस बारे में बात नहीं करी। मगर इसके ठीक कुछ दिन बाद ही जब उसने होमर को देखा तो उसके नेक पर वो बर्थ मार्क देखकर वो और खुद को रोक नहीं पाई। उसका मन कह रहा था होमर ही शार्लेट का बेटा है, तो वो लूथर से इस बारे में बात करती है। और तब उसे पता चलता है पहले लूथर इस परिवार का केयरटेकर हुआ करता था। उसका परिवार स्लेव था इस परिवार का, तो कलर डिफरेंस के कारण शार्लेट के साथ उसका रिश्ता कभी एक्सेप्ट नहीं किया एमिली ने, ना उनके बच्चे को किया। एमिली ने तो कहा था उनका बच्चा मर चुका है, मगर कुछ दिन बाद उनके नेबर को अपने फील्ड में एक न्यू बॉर्न बेबी मिलता है जो शायद 2 दिन से भूखा पड़ा था वहाँ। उन्होंने उस बच्चे को अपने पास रख लिया और अपने बेटे की तरह पालने लगा। वही होमर था। लूथर को शुरू से ही पता था वो उनका बेटा है, मगर उसका परिवार उस समय बहुत गरीब था। होमर को ठीक से खिला भी नहीं पाते शायद, इसीलिए उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। होमर उनके पड़ोसी के घर ही रह गया और अभी वो इस एरिया का रिचेस्ट फार्मर है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। लूथर ये भी कहते हैं कि इस परिवार को लेकर काफी सारे राज हैं। अगर क्रिस्टी और कुछ दिन यहाँ रहे तो धीरे धीरे उसे भी सब कुछ पता चल जाएगा। मगर वो मौका क्रिस्टी को नहीं मिलता। एक रात फर्न आकर हाजिर होती है यहाँ। पता चलता है फिलिप क्रिस्टी को ढूंढते हुए उसके घर जा पहुंचा था। बहुत डेस्परेट साउंड कर रहा था वो। इनफैक्ट उसने तो पैसा भी ऑफर किया था क्रिस्टी कहाँ है ये बताने के लिए।
फर्न श्योर नहीं थी उस वक्त, इसीलिए कुछ बता नहीं पाई, मगर उसे लगा ही था कि क्रिस्टी यहाँ आई होगी, इसीलिए तो वो खुद ही आ गई। वैसे डॉन की प्यारी बेटी कटलेस कोव की प्रिंसेस क्रिस्टी की ऐसी हालत देख बहुत मजा आ रहा था उसे, और क्रिस्टी असली बात को छुपाने की कितना ही क्यों ना कोशिश कर ले, फर्न गेस कर ही लेती है। वो उस परिवार से रिलेटेड शायद नहीं है, मगर हर एक मेंबर को बहुत अच्छी तरीके से पहचानती है। वो कौन क्या कर सकता है सब पता है उसे, मगर क्या फायदा, सब कुछ जानकर भी वो क्रिस्टी की कोई मदद नहीं करती, उल्टा उसके लाइफ को और हेल बनाने में लग जाती है। आखिर क्रिस्टी को ऐसे हेल्पलेस सिचुएशन में देखकर सुकून जो मिल रहा था उसे, तो अपना मुंह बंद रखने के लिए वो क्रिस्टी, लूथर, शार्लेट सभी को बहुत परेशान करती है। पूरा दिन नौकर की तरह काम करवाती है उनसे, और तो और शार्लेट के कमजोरियों का फायदा भी उठाती है। वो जिसे अपनी बेटी मानती है उसके डॉल रूबी को भी छीन लेती है उससे, इंटेंशनली उन्हें हर्ट करती है जिससे उनके भावनाओं को ठेस पहुंचे। उन्हें रोते देख बहुत मजा आ रहा था फर्न को, मगर लूथर और ये सब सहन नहीं कर पाता। वो क्रिस्टी का गैस समझकर ऑलरेडी बहुत कुछ झेल चुका था, मगर और नहीं, वो अपनी गन उठा लेते हैं और उसी दिन उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर करते हैं। फर्न को फिर से एक बार हार मानना ही पड़ता है क्रिस्टी के आगे, मगर जाते जाते वो प्रॉमिस करती है कि इसका बदला वो लेकर रहेगी। इधर इस सब के चक्कर में पूरा दिन कोई जेफरसन पर नजर नहीं रख पाए थे। शाम के वक्त जब केविन उसे ढूंढने जाता है, उसे वो बिस्तर पर मिलता है बेहोश हालत में, तेज बुखार था उसे, साथ में दौरे भी पड़ने लगे थे। फॉर्चुनेटली सही समय उसे हॉस्पिटल ले जाने पर वो ठीक तो हो जाता है, मगर वहां फिलिप उन्हें ढूंढ लेता है। आखिर फर्न ने अपना बदला ले ही लिया। एज द रिजल्ट फिलिप गेविन पर क्रिस्टी को किडनैप करने का आरोप लगाता है, क्योंकि वो बस 16 साल की है। उसे अरेस्ट किया जाता है और क्रिस्टी को फिर से एक बार लौटना पड़ता है उस नरक में जहां से वो भाग आई थी। जेफरसन की बेहतर ट्रीटमेंट की लालच दिखाकर जाने पर मजबूर किया जाता है उसे, और उसके पहुंचते ही बेटी का अब्यूज शुरू हो जाता है। वो गंदी गंदी बातों से उसे ह्यूमिलिएट करती है, कहती है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी, ऐसे उसे असली वजह पता ही नहीं। जब क्रिस्टी प्रोटेस्ट करती है तो उस पर हाथ भी उठाती है और उसे उसके कमरे में लॉक कर देती है। ऐसे में फिलिप हेल्प करता है क्रिस्टी का और उसे अश्योर भी करता है कि वो उसके और उसके भाई का पूरा ख्याल रखेगा। फाइनली गार्डियन की तरह बिहेव कर रहा था वो, तो क्रिस्टी उस पर यकीन भी कर लेती है, मगर उस रात ही उसका भरोसा टूट कर बिखर जाता है जब फिलिप फिर से एक बार डॉन समझकर उसका रेप अटेम्प्ट करता है। और सही नहीं कर पाती क्रिस्टी, कब तक ऐसे भागती रहेगी, तो वो उल्टा हमला कर देती है फिलिप पर और उसे घायल करके भागती है ब्रॉन्सन के घर। तब तक वो लौट चुके थे। उस रात क्रिस्टी को अपने दरवाजे पर देख उन्हें लॉरा की याद आ जाती है, जो सालों पहले कभी ऐसे ही एक रात उनके दरवाजे पर दस्तक दिया था। उसे भी तो कटलेस कोव का शिकार होना पड़ा था। ये कर्ज किसी को नहीं छोड़ता, ना बेटी को ना बहू को। ब्रॉन्सन को इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगर होता तो वो क्रिस्टी को ये सब कभी झेलने ही नहीं देते, कैंसिल कर देते अपना ट्रिप। उनके लिए उनका परिवार उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मगर कोई अपना किस्मत कैसे बदल सकता है। क्रिस्टी के लकीरों में उस कर्ज को भुगतना लिखा था तो उसे भुगतना ही पड़ा। मगर अभी गुनहगार को सजा मिलने की बारी थी। वो सिर्फ क्रिस्टी को शेल्टर ही नहीं देते, साथ में उसे हिम्मत भी देते हैं फिलिप के खिलाफ आवाज उठाने की। वो अगले ही दिन पुलिस को लेकर हाजिर हो जाते हैं फिलिप को अरेस्ट करवाने। इनिशियली बेटी बात को घुमाने की बहुत कोशिश करती है, सारा दोष क्रिस्टी पर डालती है, उसे कैरेक्टरलेस बताती है, इवन उसके माँ के कैरेक्टर पे भी सवाल उठाती है। मगर जब फिलिप खुद ही सबके सामने उसे देखकर पागलों की तरह बिहेव करने लगता है, उसे डॉन बुलाने लगता है और चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि वो उससे प्यार करता है, तब और किसी के मन में कोई शक नहीं रहता। ठीक इसी पॉइंट पर बेटी भी उसका साथ छोड़ देती है। थक चुकी थी वो अपने पति के गुनाह को छुपाते छुपाते, और कब तक इस पागल को झेलते रहेगी वो। उनका रिश्ता तो कब का खत्म हो चुका है। तो वो सबके सामने उसके सारे गुनाह को रिवील कर देती है, बता देती है कैसे उस दिन बॉयलर रूम में उसने ही जिमी को घायल किया था, साथ में उसी के कारण गैस का नॉब लूज हुआ था उस दिन, और जिमी को बचाने के चक्कर में उसी के कारण डॉन की मौत हुई थी। पूरे होटल में आग लगी थी। सारा दोष इस पागल का है, सिर्फ उसका। अब इतना सब जानने के बाद फिलिप का अरेस्ट होना तो तैयार था, मगर बेटी भी बच नहीं पाती, उसे भी जेल जाना पड़ता है और उसके बच्चों को फॉस्टर केयर में। फाइनली क्रिस्टी के जीवन में शांति लौट आती है। वो अगले 2 साल तक ब्रॉन्सन के साथ रहकर अपने ड्रीम कॉलेज में जाने की तैयारी करती है और अपने टैलेंट के दम पर उसे एडमिशन भी मिल जाता है।
जेफरसन भी ठीक हो चुका था तब तक, और गेविन भी जेल से आज़ाद हो चुका था। फाइनली काफ़ी कुछ ठीक हो चुका था क्रिस्टी की लाइफ में। हाँ, अपने पेरेंट्स को तो वो कभी वापस नहीं पा सकेगी, मगर उनका ब्लेसिंग हमेशा ही उसके साथ रहेगा। मगर क्या कटलर्स कोव के कर्ज को रोकने के लिए उनका ब्लेसिंग काफ़ी है? शायद नहीं। दोस्तों, ये पार्ट यहीं एंड हो जाती है, साथ में ये सीरीज भी। आई नो काफ़ी अजीब एंडिंग है, ये अधूरा सा, मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आई। स्पेशली मेन कैरेक्टर्स के ऐसे गुजर जाना तो बिल्कुल ही इंटरेस्ट खत्म कर देता है। बट इट्स ओके, सारी कहानी एक जैसी तो नहीं होती ना। मगर इसका एक और चैप्टर भी है, पार्ट 5 द डार्केस्ट टावर नाम से, जिसमें लिलियन के कैरेक्टर पर फोकस किया गया है। इस सब की शुरुआत तो आखिर उसी से हुई थी ना। बहुत सारा राज छुपा है उस पार्ट में, काफ़ी सारे हिडन डिटेल्स भी। बट अनफॉर्चुनेटली उस पर कोई फिल्म अभी तक बनाई नहीं गई। अगर बाद में कभी लाया गया तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, मगर अभी के लिए इतना ही। यह सीरीज यहीं एंड हो जाती है और यह वीडियो भी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।